नमस्कार बच्चों, आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर पहला है। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 अर्थात 1927 को बस्ती में हुआ था। ये नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। इनके काव्य में प्रगतिशील चेतना की प्रधानता दिखाई देती है। कुआनों नदी, गर्म हवाएं तथा खुटियों पर टंगे लोग, कविताएं 1 तथा कविताएं 2, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने निबंधों की भी रचना की है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु सन 1983 ईस्वी सन को हुआ। तो बच्चों, ये जो कवि का परिचय है वह संक्षिप्त परिचय आपके पाठ्यपुस्तक में दिया है। अगर आप कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनके बारे में विस्तार से जानकारी जानना चाहते हो तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। अब हम पेड़ों के संग बढ़ना सीखो इस कविता की ओर जाते हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होती है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे भी शीशों की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए कवि अपने कविता के पहले काव्यांश में कहते हैं कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाओ। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। अब देखिए, कविता की शुरुआत हमने कर दी है। यह कविता का पहला काव्यांश है। ये जो कविता है ये प्रकृति पर आधारित कविता है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये प्रकृति से बहुत स्नेह रखते हैं और उन्हें पेड़ों की जो कमी है वह अब खलने लगी है। उनको पता है कि पेड़ों के कट जाने से इस विश्व को आगे चलकर बहुत ही कठिन समस्याओं का सामना करने वाले हैं इस पूरा विश्व ही। इसलिए वह अब सोचते हैं कि जितना हो सके वह पेड़ों को लगाए, क्योंकि पेड़ों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज हम देखते हैं कोविड-19 के इस महामारी में सारा विश्व अपने जीवन को बचाने के लिए लगा हुआ है। ऑक्सीजन की कमियां हमें दिखाई दे रही है। आज सब जगह नारे लगाए जा रहे हैं कि आज हमने जो पेड़ों को काटा है इसका ही परिणाम हमें देखने को मिलता है कि ईश्वर ने जो हमें ऑक्सीजन दिया है इसके लिए तो हमें कभी ईश्वर ने हमसे उसके बदले में कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मनुष्य अपने सांसें अपने आप को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन पाने के लिए कितना पैसा बहा रहा है। यही गलती अगर वो पहले अपने जीवन में सुधारता, मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए जो पेड़ों की कटाई की है वह नहीं करता, तो आज उसको ये सारे समस्याओं के सामना नहीं करना पड़ता। अब कवि चाहते हैं कि वह बहुत दिनों से सोच रहे कि जहाँ पर उनको थोड़ी भी जगह मिल जाए, थोड़ी धरती पाऊँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेड़ों को लगाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो कवि चाहते हैं कि सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन आ जाए तो मैं क्या करूँ, जितना भी मुझे ज़मीन मिल जाए, धरती मिल जाए, उस धरती पर मैं बाग बगीचा जो मैं चाहता हूँ मैं लगाऊँ, जिससे कि क्या हो जाए कि पेड़ों की ज़्यादा संख्या बढ़ जाए। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाओ।
तो जो भी आज हम देखते हैं कि छोटी से छोटी ज़मीन पाने के लिए लोगों के बीच में कितनी हम कह सकते कि हार जीत लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। आज हम देखते हैं कि एक ज़मीन के टुकड़े की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हर कोई उस ज़मीन के टुकड़े को पाना चाहता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुछ रुपयों के या अपने स्वार्थ के लिए हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर मुझे कोई थोड़ी ज़मीन मिल जाए तो मैं उस धरती का, उस ज़मीन का मैं क्या करूँगा, बाग बगीचा वहाँ पर लगाऊँगा, जिस पर क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे उस धरती पर खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। अब देखिए, जिसे यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उस धरती में जब मैं बाग बगीचा बनाऊँगा उस धरती पर, तो वहाँ पर फूल और फल खिलेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली होते हैं, जो पेड़ फूलों से फलों से लहराता है, बहराता है, तो उन फूलों पर हमें पशु पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है कि वह जो पूरा हरा भरा जो पेड़ है, जहाँ पर उसके पास फूल है, फल है, और उस पेड़ पर अगर तरह तरह के पक्षी आकर चहकते हैं, बैठते हैं, गीत गुनगुनाते हैं, तो वह हरा भरा परिवार ही हमें लगता है। जैसे कि हमारे घर में भी देखते हैं, हम हमारे परिवार में भी छोटे बड़े बुजुर्ग सारे लोग होते हैं, और सब आपस में स्नेह के साथ, प्यार से साथ रहते हैं, और तो हमारा वह घर परिवार बहुत ही सुखी, समृद्ध, संपन्न लगता है। तो उसी प्रकार कवि कहते कि मेरे बाग बगीचे में मैं क्या करूँगा, फूल और फलों के पेड़ लगाऊंगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे वह पेड़ बड़े हो जाएंगे वहाँ पर फल आ जाएंगे। उन फलों का स्वाद लेने के लिए चिड़िया जैसे अनेक तरह तरह के पक्षियाँ वहाँ पर आ जाएंगे। अब सिर्फ फल खाने के लिए ही नहीं आएंगे, बल्कि वह अपना घोंसला भी वहाँ पर बनाएंगे और अपना आश्रय वहाँ पर स्थापित करेंगे। उसके साथ साथ तरह तरह के खुशबूदार फूल भी उन पेड़ों पर डोलते हुए दिखाई देंगे। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। अब देखिए, वहाँ पर जहाँ पर जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं, आप लोगों को पता होता है कि वहाँ का आसपास का, वहाँ का इर्द गिर्द का जो वातावरण होता है वो बहुत ही प्रफुल्लित होता है। वहाँ की हवा जो होती है वो बहुत ही शुद्ध, ताज़ी, शीतल, आह्लाद होती है। तो वहाँ पर उस हवा के साथ फूलों के खुशबू, फलों के जो मीठा स्वाद होता है, उसका खुशबू भी सारे हवा में फैलने लगते हैं। तो वह जो एक तरह का आह्लाद वातावरण होता है वो मन को बहुत ही भाता है। अब कवि आगे कहते हैं कि ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। अब मुझे वहाँ पर जहाँ पर थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाएंगी, मैं वहाँ पर बाग बगीचा लगाऊंगा। उसके साथ साथ उसके यहाँ उस बगीचे में छोटा सा जलाशय होगा, और उस जलाशय का जो पानी होगा बहुत ही ठंडा होगा, क्योंकि पेड़ों के वजह से वहाँ का जो हवा होगी वह बहुत ही शीतल होगी, और उसमें अगर जलाशय होगा तो वहाँ का पानी और भी ठंडा होगा। और उस ठंडे जलाशय में मैं अपना शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग भिगो दूंगा, जिससे कि मेरा मन सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो बच्चों, यह है कविता की पंक्तियाँ। अब इन कविताओं की पंक्तियों का हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर हमने कविता की पंक्तियाँ लिखी है, बहुत दिनों से डैश डैश अंग भिगोले। संदर्भ, आपका जो संदर्भ होगा इस कविता के सारे कविता के जो पद्यांश है या कविता की जो पंक्तियाँ हैं उनके साथ सेम होगा संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी 8 में संकलित कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से उद्धृत है। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रसंग भी आपका सेम रहेगा। कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। अब कविता के पंक्तियों का हम व्याख्या देखते हैं, या भावार्थ भी आप उसे कह सकते हैं। अगर इन पंक्तियों के संदर्भित कुछ भी प्रश्न आपको पूछा जाता है तो उसका उत्तर भी आप
जो व्याख्या में दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं। कवि कहते हैं कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ज़मीन लेकर उस पर बाग बगीचा लगाऊँ, जिसमें फल फूल खिले, चिड़िया बोले और सर्वत्र सुगंध बिखरे। बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि पेड़ों से तो हवा ठंडा रहेगी, लेकिन जलाशय के कारण यह जो हवा है और भी ठंडी और मधुर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कविता के अगले पंक्तियों को। कवि अगले पंक्तियों में कहते हैं कि हो सकता है पास तुम्हारे अपने कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो, जो फसलों से दहक रही हो। अब देखिए यहाँ पर कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं कि अब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास अगर धरती होगी तो मैं भी उसमें बाग बगीचा लगाऊंगा। अब कवि वाचकों को कह रहे कि अगर तुम्हारे पास हो सकता है, मेरे पास नहीं लेकिन आपके पास कुछ धरती होगी, कुछ ज़मीन का टुकड़ा होगा, तो उसमें भी आपने उपवन का समानार्थी शब्द होता है बाग या बगीचा, तो आपके पास भी उस धरती पर आपने फल और फूल से लदे हुए बगीचा या उपवन बनाएंगे होंगे और अपनी परती हो, तो उस पर आपने अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगता है वह सारी चीज़ें लगवाई होंगी। अब आगे कवि कहते हैं कि हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो। अब उपवन हो जो होता है, बाग बगीचा होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो क्यारी होती है वो भी तो बगीचा का ही एक रूप होता है, लेकिन वो छोटा होता है, जिसमें हम अलग अलग टोकरियों में, या आपने देखा होगा कि पौधे लगाने का जो साधन होता है उसमें हम लगाते हैं। तो कवि कहते हैं कि भले ही आपके पास बड़ी ज़मीन नहीं होगी, छोटी सी जगह होगी, उसमें आपने छोटी सी क्यारी बनाई होगी और उसमें भी फल और फूल से वह क्यारी महक रही होगी, या फिर आपके पास छोटी सी खेती होगी और जो फसलों से दहक रही होगी। दहकना का अर्थ क्या होता है कि आग की लपेट। देखो, अब पेड़ पौधों और छोटे छोटे जो वनस्पतियाँ होती है उसमें फ़र्क होता है। अब कवि कहते हैं कि छोटी सी खेती में जो फसल आते हैं वह क्या हो जाता है, तेज धूप के वजह से वह धरती भी क्या हो जाती है, आग की लपेट में आती है। वह फसल भी उन आग की लपेट पर मात करते हुए अपने जीवन को आरंभित करते हैं और फसलों के माध्यम से सारा विश्व का पेट भरता है। आगे कवि कहते हैं कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पास थोड़ा ज़मीन हो तो उसमें आपने उपवन बनाया होगा, बगीचा लगवाया होगा, क्यारी बनाई होगी, या फिर थोड़ी बहुत खेती होगी तो उसमें आपने फसल लगाए होंगे, या फिर हो सकता है कि शांत चौपाएँ घूम रहे होंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि गांव में हम देखते हैं कि जिनके पास मतलब बड़े लोगों के पास, बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो उनके पास खेती में चलाने वाले जो जानवर होते हैं, गाय बैल या अन्य जो प्राणी होते हैं, वो चौपाए पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपके पास खेती होगी या फिर चौपाए भी आपके यहाँ पर घूम रहे होंगे, या हो सकता है कि सहन में पक्षी झूम रहे हो, कि आपने कहीं पर आप लोगों को पता है कि बहुत सारे जगह पर पोएट्री फार्म लगाए जाते हैं, तो जिसमें बहुत सारे पक्षियों को लालन पालन किया जाता है। तो कवि कहते हैं कि जहाँ पर इस प्रकार के बाग बगीचा, उपवन, क्यारी होती है या फिर खेत होते हैं जहाँ पर फसलें होती हैं, तो वहाँ के इर्द गिर्द हमेशा पक्षियों का चहल पहल दिखाई देता है, उनकी चहकाने की महकाने की आवाज़ दिखाई देती है। तो जहाँ पर देखो फूल होते हैं, फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर आवश्यक रूप में पशु पक्षी होते हैं। पशु कम होते हैं लेकिन पक्षी होते हैं। और इस प्रकार कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं
तो विनती मैं आपसे करता हूँ कि कभी मत उस दुनिया को तुम अपने जीवन में खोना, और कभी भी पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में पढ़ा कि कवि सर्वेश्वर द्वारा उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के बारे में हमें प्रेरणा दी है। कविता के अगले पंक्तियों को हम पढ़ेंगे विस्तार के साथ, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।